नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 सितंबर सन 2025। आज यानी 6 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन भी है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन होगा और गणेश विसर्जन कर बप्पा को विदाई दी जाएगी। गणेश विसर्जन पर गजानन की विधिवत पूजा करें और फिर सामग्री सहित उन्हें जल में प्रवाहित करें। कहते हैं गणपति जी अपने साथ भक्तों के दुख भी ले जाते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा, महज 3 दिनों के अंदर मिलेगा नया कनेक्शन। शिक्षा मंत्रालय की नई गाइडलाइंस जारी, एक ही कैंपस में चलेंगे आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल। मनीषा मौत मामला, सीबीआई ने शुरू की तफ्तीश। रेस्ट हाउस के बंद कमरे में खंगाले तथ्य, गांव का दौरा अभी बाकी। 22 सितंबर से 80,000 रुपये सस्ती होगी छोटी गाड़ियां, बाइक की कीमतों पर भी पड़ेगा प्रभाव। IMT सोना में बनने जा रही है लिथियम आयन बैटरी। एशिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा। 5,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब थानों व चौकियों में लंबित नहीं रहेंगी शिकायतें, थानेदार को देना होगा जवाब। हरियाणा में AI शिक्षा नए सत्र से शुरू होगा सिलेबस। जानिए छात्रों और शिक्षकों के जीवन में कैसे लाएगा बदलाव। रेवाड़ी जिले में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, इस गांव में नए खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य हुआ शुरू। अब UPI से 24 घंटे में कर सकेंगे 10 लाख रुपए तक का लेन देन। बैंकों को आंतरिक सीमाएं तय करने की मिली छूट। और टाटा की गाड़ियां 1,55,000 रुपए तक सस्ती होंगी। GST दरों में बदलाव का असर, 22 सितंबर से लागू होंगी नई कीमतें। और अब खबरें विस्तार से। फरीदाबाद में यमुना, सिरसा में घग्गर और कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ओवरफ्लो हैं। हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर डेंजर लेवल यानी 1 लाख क्यूसेक के नीचे आने के बाद फ्लड गेट डाउन कर दिए गए हैं। वहीं यमुना नदी में अब केवल 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कुछ जगहों पर अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में जलभराव से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पहली बार सेना बुलानी पड़ी। ड्रेन ओवरफ्लो होने के कारण दिल्ली में भी जल भराव का खतरा बना हुआ है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हिसार कैंट से 80 जवान बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। उधर जींद में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बाढ़ के लिए बीजेपी सरकार के घोटाले और लापरवाही जिम्मेदार है। सरकार ने अमृत योजना, साफ सफाई और सीवरेज व्यवस्था के नाम पर लगातार घोटाले किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। हमने पोर्टल खोल दिया है, हम नुकसान की भरपाई करेंगे। वहीं राजस्थान के सीकर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण रायपुर पठान बांध का जलस्तर बढ़ गया है। नांगल चौधरी के खंड कृषि अधिकारी ने लेटर जारी कर कहा है कि यह पानी महेंद्रगढ़ की कृष्णावती नदी में आ सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि नदी के पास बसे गाँव में खतरा हो सकता है। प्रशासन ने खेतों में फसल और पशुधन को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने, पर्याप्त पशु आहार एवं दवाइयां रखने, परिवार के सदस्यों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और बच्चों को बिजली उपकरणों से दूर रखने की सलाह जारी की गई है। IMD चंडीगढ़ के मुताबिक प्रदेश में अब तक सामान्य से 48% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 6 और 7 सितंबर यानी आज और कल के मौसम की बात करें तो किसी भी जिले में बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं हुआ है। सिरसा और फतेहाबाद में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। वहीं बाकी बचे 20 जिलों की बात करें तो बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। वहीं 8 सितंबर की बात करें तो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद और पलवल में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अंबाला, यमुनानगर, करनाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना मौसम विभाग चंडीगढ़ IMD के मुताबिक जारी की गई है। मनीषा की मौत को 23 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये मामला अब भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। शिक्षिका मनीषा की मौत मामले के गुत्थे सुलझाने के लिए पहुंची CBI की टीम दिन भर रेस्ट हाउस के बंद कमरे में इससे जुड़े तथ्यों को बारीकी से खंगालती रही। टीम ने मनीषा के परिजनों व किसी भी गवाह से संपर्क नहीं साधा। परिजन और ग्रामीण दिन भर ये कयास लगाते रहे कि CBI की टीम मौका मुआयना करने गाँव व वारदात स्थल पर पहुंचेगी, लेकिन टीम ने इन स्थलों का अब तक मुआयना नहीं किया है। दिल्ली से भिवानी के रेस्ट हाउस में आने के बाद CBI की 6 सदस्यीय टीम ने CIA प्रथम के रविंद्र कुमार से मनीषा के केस से जुड़े तथ्य जुटाए थे। करीब 3 से 4 घंटे तक CIA प्रथम के इंचार्ज रविंद्र के साथ CBI के अधिकारियों की मनीषा मौत मामले में तथ्यों को लेकर बातचीत भी हुई थी। इसके बाद CBI ने फिलहाल किसी से भी कोई बातचीत नहीं की है। अधिकारियों को अनुमान है कि CBI टीम भिवानी पुलिस से मनीषा की मौत मामले में जुटाए गए तथ्यों को बारीकी से खंगाल रही है। CBI के अधिकारी पूरे मामले को अच्छी तरह से समझने के लिए हर उस तथ्य को खंगाल रहे हैं जिसके बूते उनकी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। CBI अधिकारियों ने पहले भिवानी पुलिस की जांच को बारीकी
से स्टडी करना ही जरूरी समझा है, इसलिए टीम ने किसी से भी संपर्क नहीं साधा। मनीषा के पिता संजय ने बताया कि उनके पास सीबीआई के अधिकारियों का कोई अभी तक फोन नहीं आया है, न ही सीबीआई की टीम अभी तक गांव पहुंची है। जब भी सीबीआई परिवार के लोगों से संपर्क करेगी तो पूरा सहयोग किया जाएगा। हमारी मांग सिर्फ बेटे को न्याय दिलाना है। वहीं दिल्ली एम्स में हुए तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर मनीषा के परिजनों की उत्सुकता बढ़ गई है। अभी तक परिजन इस रिपोर्ट से अनभिज्ञ हैं, जबकि पहली 2 रिपोर्टों से भी मौत की गुत्थी सुलझने में अभी तक कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। फिलहाल सीबीआई के हाथों में जांच आने से माहौल शांत जरूर है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई सवाल सुलग रहे हैं। सीबीआई अधिकारी कब तक प्रारंभिक जांच पूरी कर पाएंगे और मनीषा मौत की सच्चाई को सामने ला पाएंगे, इस पर फिलहाल कुछ कहना मुश्किल है। हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र यानी 2026 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सिलेबस लागू करने की तैयारी कर ली है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करना और शिक्षण प्रक्रिया को और भी आधुनिक बनाना है। यह सिलेबस 4 चरणों में लागू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कक्षा 9वीं से होगी। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में भी लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में न केवल पाठ्यक्रम बल्कि शिक्षण के तरीकों और क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में भी एआई तकनीक को शामिल किया जाएगा, ताकि पढ़ाई को और भी रोचक और व्यवहारिक बनाया जा सके। शिक्षा विभाग इस पूरे अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए करीब 1 लाख शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण भी देगा। इस बड़ी पहल को सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग शिक्षकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को एआई की बुनियादी बातें, परियोजना आधारित शिक्षा, प्रश्न पत्र डिजाइन और मूल्यांकन की नई तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। एआई के आने से छात्र अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके रचनात्मकता को बढ़ावा दे सकेंगे, समस्याओं को हल करने की बेहतर क्षमता विकसित कर पाएंगे, डिजिटल उपकरणों का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से कर सकेंगे। यह सब छात्रों को उच्च शिक्षा और भविष्य में नौकरियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगा। हरियाणा सरकार का यह कदम शिक्षा को आधुनिक बनाने और छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह न केवल हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, बल्कि एक डिजिटल और ज्ञान आधारित समाज बनाने में भी मदद करेगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने जनता के भरोसे को कायम रखने और थानों व चौकियों की कार्यप्रणाली बदलने की दिशा में बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब यदि कोई थानेदार शिकायतों को लंबित रखता है और उसका समय पर निपटारा नहीं करता है, तो उसे जवाबदेही तय करनी होगी। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि हर शिकायत का त्वरित और निष्पक्ष समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब कोई भी शिकायत अधूरी नहीं रहेगी। थानेदार को जवाबदेही तय करनी होगी। लंबित शिकायत पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता से फोन पर लिए जाने वाले फीडबैक की रिकॉर्डिंग की जाएगी। यदि कोई शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो उसकी वजह का पता लगाकर उसमें सुधार करना अनिवार्य होगा। अब पुलिसकर्मी शिकायतकर्ता से बातचीत में अधिक संवेदनशील और सम्मानजनक होंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा कि उनकी शिकायत गंभीरता से ली जा रही है और उन्हें शीघ्र समाधान की उम्मीद जगेगी। सूबे के लोगों के मन में विश्वास कायम तभी संभव होगा जब थानों और चौकियों में शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बिल प्रक्रिया और अनुमोदन से संबंधित सभी कार्य केवल हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स यानी HEWP पोर्टल के माध्यम से ही किए जाएं। सरकार ने पाया है कि फाइलों के भौतिक रूप से आदान प्रदान करने से न केवल देरी होती है, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से शासन स्थापित करने के उद्देश्य को भी बाधित करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं में तैनात खजाना एवं लेखा विभाग तथा स्थानीय लेखा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे अब किसी भी प्रकार की भौतिक फाइल प्रक्रिया को बंद करें और सभी बिल संबंधी कार्यवाही, अनुमोदन तथा कार्यों की निगरानी केवल HEWP पोर्टल के माध्यम से ही की जाए। उन्होंने इन निर्देशों को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। हरियाणा में बिजली का कनेक्शन हासिल करने के लिए लोगों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था, परंतु अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे आपको अस्थायी कनेक्शन हासिल करना हो या फिर स्थायी कनेक्शन, हर एक को एक लिमिटेड टाइम के अंदर सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जानकारी देते हुए बताया गया है कि महानगरीय क्षेत्र में IT आपूर्ति के लिए बिजली का स्थायी कनेक्शन महज 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि नगर पालिका क्षेत्र में यह समय सीमा 7 दिनों की निर्धारित की गई है। इसके विपरीत अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति नया
नया बिजली का कनेक्शन हासिल करना चाहता है तो 15 दिनों के अंदर उसको बिजली का नया कनेक्शन मिल जाएगा। अगर उपभोक्ताओं को अस्थायी कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए भी यही समय सीमा रहेगी जो स्थायी कनेक्शन की है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब अधिकारी इस कार्य को जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तय समय सीमा के अंदर ही कार्य करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, तभी से ही इससे जुड़ी हुई कई खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। जीएसटी लगभग 400 वस्तुओं और सेवाओं पर कम की गई है। इसमें दूध और दूध से बने उत्पाद भी शामिल हैं। जीएसटी में कमी करने का सीधा फायदा देश भर के डेयरी सेक्टर और पशुपालन करने वाले परिवार के लोगों को भी मिलने वाला है। सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस फैसले से 8 करोड़ गरीब परिवारों को सुनिश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है, खासकर उन लोगों को जो अपनी रोजी रोटी के लिए पशुपालन पर निर्भर हैं। जीएसटी घटने से दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे डेयरी सेक्टर और पशुपालकों को निश्चित रूप से लाभ मिलने वाला है। भारत पूरी दुनिया भर का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश माना जाता है। प्लांट बेस्ड दूध जैसे कि बादाम, ओट्स, सोया दूध पर पहले 12% से 18% तक टैक्स लगता था, जिसे अब घटाकर केवल 5% तक कर दिया गया है। अभी तक खुला पनीर टैक्स फ्री था, लेकिन पैकेट और लेबल वाले पनीर पर टैक्स लगता था। अब इस पर भी यानी लेबल वाले टैक्स पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू होने जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों का माहौल बदलने की बड़े स्तर पर तैयारी कर ली है। अब आंगनवाड़ियों में घंटी बजेगी, बच्चे प्रार्थना करेंगे और वर्दी पहनकर पढ़ाई करने पहुंचेंगे। सरकार की ये पहल बच्चों को शिक्षा और पोषण दोनों से जोड़ने की योजना है। नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके तहत अब आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूल एक ही कैंपस में संचालित होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इसका मकसद बच्चों को शुरुआती दौर में शिक्षा से जोड़ना है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित रही। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और प्री स्कूल बच्चों की देखभाल किए बिना भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने अगले 3 सालों में लगभग 2 लाख प्राइवेट और सरकारी हाई स्कूलों तक ब्रॉडबैंड पहुंच का विस्तार करने की योजना बनाई है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ गांव जोनियावास में करीब 4.5 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 17 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाले इस स्टेडियम में न केवल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी सुविधाएं होंगी, बल्कि अन्य खेलों के लिए भी मैदान, इंडोर जिम और कई नई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये खेल परिसर क्रिकेट सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए युवाओं को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। इस स्टेडियम के निर्माण से न केवल जोनियावास गाँव बल्कि आसपास के गाँव के युवाओं को भी अपने घर के पास बेहतर खेल सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे खिलाड़ी रात के समय में भी अभ्यास कर पाएंगे। साथ ही रात में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जा सकेगा। ग्राम पंचायत सरपंच प्रियंका ने बताया कि स्टेडियम के निर्माण से युवाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए प्रशिक्षण करने का बेहतरीन मंच प्राप्त होगा। फौज की भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को प्रैक्टिस करने की जगह मिलेगी। इससे ग्रामीण प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी और वे दमदार खेल का प्रदर्शन कर गाँव का नाम रोशन कर पाएंगे। आधुनिकता के इस युग में डिजिटल भुगतान का प्रचलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब इससे जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। अब यूपीआई से 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का लेन देन किया जा सकेगा। यह केवल उन संस्थाओं के लिए है जो कर भुगतान से जुड़ी श्रेणियों में आती हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने 15 सितंबर की आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को देखते हुए ये फैसला किया है। 12 अन्य श्रेणियों में भी प्रति लेन देन और 24 घंटे में कुल लेन देन सीमा बढ़ा दी गई है। बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि 24 घंटे की सीमा उनके पास ही रहे। निगम ने बैंकों को अपनी नीतियों के अनुसार आंतरिक सीमाएं तय करने की छूट प्रदान कर दी है। यह केवल सत्यापित व्यापारियों के साथ व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होंगी। व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की बात करें तो 1 लाख रुपए प्रतिदिन ही रहेगी। सभी बैंकों, एप्स व भुगतान सेवा प्रदाताओं को 15 सितंबर तक यह लागू करना होगा। अभी प्रति लेन देन की बात करें तो 2 लाख रुपए तक सीमा थी। 15 सितंबर से सत्यापित व्यापारियों को प्रति लेन देन 5 लाख रुपए तक भुगतान कर सकते हैं, तो वहीं 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदक सामान्य पदों के लिए केवल 10वीं पास होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 300 रुपए लगेगी, जो कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। वहीं SC, ST, PWD, EWS और वुमेन कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तिथि 22 सितंबर है। सैलरी की बात करें तो 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे।
बारिश से पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही आ गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करेंगे। बाढ़ के चलते पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश के कारण यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी भर गया है। नोएडा में सेक्टर 135 और सेक्टर 151 डूब गए हैं। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। हरियाणा के पंचकुला, हिसार, रोहतक और झज्जर में सभी स्कूल बंद हैं। फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और फरीदाबाद में भी कुछ एक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश और मुंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो होने के चलते बहादुरगढ़ शहर के कई इलाकों में जलभराव है। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने सेना की मदद मांगी थी। शुक्रवार को सेना के 80 जवान बहादुरगढ़ पहुंचे हैं। वहीं राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद बोराज तालाब की दीवारें ढह गई। इससे 1000 से अधिक घरों में अचानक सैलाब आ गया। लोगों ने छतों पर जाकर अपनी जान बचाई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बह गई, मकान क्षतिग्रस्त हो गए। देर रात तक लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला। वहीं पंजाब में बाढ़ में मरने वालों की संख्या गुरुवार को बढ़कर 43 पहुंच गई। राज्य के 23 जिलों के 1655 गांव में 3,55,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 1,71,000 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं राज्य में अगले 5 दिन बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। इससे बाढ़ से राहत मिल सकती है। कश्मीर में गुरुवार को बारिश और लैंडस्लाइड के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सहित सभी सड़कें बह गई, यानी कि टूट गई। इससे घाटी का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क कट गया है। झेलम नदी का जलस्तर कम हो गया है। नदी अब खतरे के निशान से नीचे बह रही है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में 11 दिनों से फंसे 50 मणिमहेश श्रद्धालुओं को शुक्रवार सुबह वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से चंबा लाया गया। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबी बाढ़ पानी में डूब गई है। पाकिस्तान से आने वाला बाढ़ का पानी बॉर्डर पार कर गया है। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों की कीमत घटाने का ऐलान किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो 22 सितंबर से टाटा की गाड़ियां 65,000 रुपए से लेकर 1,55,000 रुपए तक सस्ती होने वाली हैं। कंपनी ने यह फैसला जीएसटी दरों में बदलाव की मंजूरी के बाद लिया है। 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों पर लगने वाले टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। टाटा मोटर्स ने कहा कि वह जीएसटी दरों बदलाव का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी। कंपनी का मानना है कि जीएसटी दरों में यह बदलाव लोगों के लिए कार खरीदना आसान बनाएगा और इससे भारत में आधुनिक गाड़ियों की मांग भी बढ़ेगी। बता दें कि 1200 सीसी तक पेट्रोल या फिर 1500 सीसी तक डीजल गाड़ियों पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% तक कर दिया गया है। इससे मारुति की स्विफ्ट, ऑल्टो और नेक्सॉन जैसी छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। इसके अलावा 350 सीसी तक की बाइक जैसे कि होंडा शाइन, एक्टिवा भी सस्ती होने वाली है। कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसें, ट्रक और एम्बुलेंस भी 28% से घटकर 18% जीएसटी के दायरे में पहुंच गए हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में 750 अंक से ज्यादा का उतार चढ़ाव देखने को मिला। आखिर में सेंसेक्स 7 अंक नीचे यानी 80,711 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में 7 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 24,741 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 14 में तेजी और 16 में गिरावट देखने को मिली। महिंद्रा, मारुति और रिलायंस के शेयर 2% तक चढ़कर बंद हुए। वहीं आईटीसी, एचसीएल टेक और टीसीएस के शेयरों सहित कुल मिलाकर 7 शेयरों में 2% तक की गिरावट रही। निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में तेजी और 22 में गिरावट देखने को मिली। वहीं एनएससी के ऑटो, मीडिया और मेटल इंडेक्स में तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 393 रुपए बढ़कर 1,06,338 पर पहुंच गई है। तो वहीं चांदी की कीमत 37 रुपए गिरकर 1,23,170 रुपए पर पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,07,770 और 22 कैरेट सोने की कीमत 98,800 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। आप सबसे पहले हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नमस्कार।